A very good evening, class. Today we are going to start a new chapter that is void agreement. देखिए, अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा था that offer plus acceptance ये बन के हम लोग का प्रॉमिस होता है. देन किसी भी ऑफर प्रॉमिस में हम लोग का कंसिडरेशन रिक्वायर होता है. इस प्रॉमिस को आप लोग लीगल टर्म में एग्रीमेंट बोल सकते हैं और जब इसमें लॉ इन्फोर्स होगा तो जाके हम लोग का क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है. डन. तो ये चीज बेटा आप लोग को फॉर्मूला पूरा अच्छे से समझ में आ गया है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड पे जो भी टॉपिक था वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड इट. हमने ऑफर पढ़ लिया, एक्सेप्टेंस पढ़ लिया, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट थोड़ा बहुत पढ़ा है और कॉन्ट्रैक्ट, उसका नेचर, उसका टाइप हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है. अब आज के डेट में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वॉइड एग्रीमेंट. अब भाई वॉइड एग्रीमेंट किसे कहते हैं हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे. ओके, आप सब ने एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा है. मैंने आपको एग्रीमेंट बेयर एक्ट में भी पढ़ाया है. एक बार क्विक रिवीजन करेंगे कि बेयर एक्ट में आप लोग का एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या गिवन है. सबसे पहले आप लोग का जो सेक्शन 2 था दैट इज अ डेफिनेशन टर्म. इसमें आप लोग का क्या दिया है, एग्रीमेंट का डेफिनेशन दैट इज गिवन इन 2G. तो 2G क्या कहता है, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड. तो जी आपका क्या है, वॉइड एग्रीमेंट के बारे में है. सो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, एक बेसिक सा एग्जांपल से हम लोग पढ़ेंगे. सपोज कोई माइनर पर्सन है. डन. माइनर पर्सन क्या किया है, कोई भी एग्रीमेंट करने जा रहा है. तो एक बात बताइए, जब हम लोगों ने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो उसमें हमने क्या समझा था कि कोई भी एग्रीमेंट अगर माइनर करता है तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा. उसको हम लोग वॉइड एब इनिशियो भी बोल सकते हैं. मतलब शुरुआती दौर से माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा. सो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है जो कोर्ट में हम लोग इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट. डन. सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. हम लोग इस चैप्टर का भी सिनॉप्सिस बनाएंगे जैसा कि हम लोग हर एक चैप्टर में बनाते हैं. Now, the first one is introduction. Introduction में आप लोग सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट जो आप लिखेंगे सेक्शन 10 के बारे में कि सेक्शन 10 that is a valid contract in which the essential points are given and in void agreement will be not enforceable. तो ये आप लोग सेक्शन 10 को अच्छे से समझा के लिखेंगे. ओके. देन वॉइड एग्रीमेंट का दूसरा डेफिनेशन क्या करेंगे, इट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप. समझ में आ गया. तो इसमें क्या है कि भाई वॉइड एग्रीमेंट में हम लोग का कोई भी लीगल रिलेशनशिप अराइज नहीं होता है. सो दैट्स वाई कॉन्ट्रैक्ट में आगे हम लोग का कन्वर्ट नहीं होगा. डन. उसके बाद थर्ड क्या है, इफ कंडीशंस which is given in section 10 is not satisfied, then it will void agreement. That's it. तो ये बच्चों बेसिक डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है. पहले इजी लैंग्वेज में सिखाएंगे कि वॉइड एग्रीमेंट किसे कहते हैं. तो एटलीस्ट यू हैव टू राइट दीज 3 पॉइंट इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द वॉइड एग्रीमेंट. डन. उसके बाद बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ वॉइड agreement. That is important topic. Got it?
अब क्या क्या हम लोग के टाइप्स वॉइड एग्रीमेंट है इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग के टेस्ट में इसमें से क्वेश्चंस आप लोग के आ सकते हैं। ओके, देखिए सबसे पहला मैं आपको सारे टाइप्स को लिखवा दूंगी, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एक एक करके सारा चीज पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 1, person who are not competent to contract। नंबर 1 पॉइंट। अभी सारे पॉइंट्स को हम लोग नोट डाउन करेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड ईच एवरी पॉइंट। ओके, देन सेकंड है हम लोग का bilateral mistake। These are the types of void agreement। Number 3, unlawful consideration and object। अभी मैं आपको सारे सेक्शंस भी लिखवाऊंगी, बट सबसे पहले आप सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। देन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। जिन जिन बच्चों ने रिवीजन किया है उनको सेक्शंस भी कराने की जरूरत नहीं है। विदाउट कंसिडरेशन। देन नेक्स्ट, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। Consideration and object of which is unlawful in part, which is unlawful in part। Then next, सबसे पहले मैं आपको इन पांचों के बारे में बताऊंगी, उसके बाद अभी हम आगे करेंगे, बिकॉज अभी हम लोग का टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है। अभी टाइप्स मैं आपको 6 और लिखवाऊंगी। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है। पर्सन हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज गिवन इन सेक्शन 11। सो बताइए, सेक्शन 11 आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी पर्सन अगर कॉम्पिटेंट नहीं है और अगर वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो ये सेक्शन बेटा आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्या है आपका, बायलैटरल मिस्टेक, एंड दिस सेक्शन विच इज गिवन इन सेक्शन 20 ऑफ योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम लोगों ने कल ही पढ़ा था। तो बायलैटरल मिस्टेक में मतलब क्या होता है, जब दो पार्टी मिस्टेक करता है, समझिए ध्यान से, जब दोनों पार्टी कंफ्यूज होता है, मिस्टेक करता है, तो क्या कहलाता है हम लोग का, बायलैटरल मिस्टेक कहलाता है। डन। उसके बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर बायलैटरल मिस्टेक हुआ तो वो एग्रीमेंट हम लोग का क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। डन। तीसरा है अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज गिवन इन सेक्शन 23। इसका सिंपली क्या मतलब है, अगर कोई भी कंसिडरेशन हम लोग का अनलॉफुल होता है या कोई हम लोग का ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो एग्रीमेंट हम लोग का क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज है, इसमें कुछ आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डन। उसके बाद क्या है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, दैट इज गिवन इन सेक्शन 25। इसको जब हमने कंसिडरेशन पढ़ा था तो बहुत डिटेल में पढ़ा था कि एनी एग्रीमेंट विच इज विदाउट कंसिडरेशन इज टोटली वॉइड। बट इसके हमने एक्सेप्शंस भी पढ़े थे कि किन कंडीशन में अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी हम लोग का वो वैलिड कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए फटाफट आप लोग कंसिडरेशन का चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट विच इज अनलॉफुल इन पार्ट, दैट इज गिवन इन सेक्शन 24। मतलब मान लीजिए कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट है जिसका कि कुछ पार्ट अनलॉफुल है,
कुछ पार्ट लॉफुल है। तो इसमें हम दो सिचुएशन में दो चीज कर सकते हैं, या तो पूरे एग्रीमेंट पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही वॉइड कर दीजिए, या दूसरा है अनलॉफुल पार्ट को हटा दीजिए और जो लॉफुल पार्ट है उसको आप लोग एग्जीक्यूट करिए। सो दैट इज गिवन इन सेक्शन 24। तो अभी फिलहाल आप लोग ये 5 पॉइंट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको हम लोग दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। दीज आर द 5 पॉइंट्स विच इज द टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आगे के भी हम लिखेंगे कि और कौन कौन से हम लोग के वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। नंबर 6 क्या है, अब हम लोग एक एक करके समझते भी जाएंगे। आप लोग का नंबर 6 है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, दैट इज गिवन इन सेक्शन 26। ये आपका सेक्शन 26 है। जैसे अभी बेटा आप लोग का क्लास लाइव नहीं हो रहा, चैट आप लोग के मैं नहीं देख पा रही हूँ, बट स्टिल एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से समझा रही हूँ। बट कल हम लोग दोबारा से जिसको जो भी टॉपिक समझ ना आए वो उसको इजीली पढ़ सकता है, ठीक है। तो देखिए अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। एक बात बताइए, क्या सबको शादी करने का अधिकार होता है? द आंसर इज यस, सबको भाई शादी करने का अधिकार होता है। इवन हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या बोलता है कि हर एक इंसान शादी कर सकता है, और शादी का एज भी डिफाइन है कि अगर लड़की है तो उसका जो एज है वो 18 होना चाहिए। गर्ल्स का एज कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। और बॉयज का एज कितना होना चाहिए? 21 होना चाहिए। बट बेटा अभी इसमें भी अमेंडमेंट होने जा रहा है गर्ल्स के एज में, अब इसको भी शायद से बुलाया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो गर्ल्स का भी एज आप लोग को क्या किया जा रहा है, इस एज को भी बढ़ाया जा रहा है। डन। उसके बाद अब देखिए एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रेंट का एक मिनट बच्चे, रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को रोकना। ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ठीक है। दोनों ने एग्रीमेंट बनाया, मान लीजिए दोनों भाई बिजनेसमैन है, दोनों ने एग्रीमेंट बनाया कि हम लोग फ्यूचर में कभी शादी नहीं करेंगे, ठीक है। और जिसने शादी किया वो अपोजिट पर्सन क्या करेगा? 10 लाख रुपीस देगा एज अ पनिशमेंट। डन। अब क्या हुआ, फ्यूचर में ए पर्सन ने क्या किया? शादी कर लिया। क्या किया? शादी कर लिया। अब बी पर्सन क्या हुआ? गया कोर्ट के पास, कोर्ट से बोला कि सर देखिए
ये मुझे 10 लाख नहीं दे रहा, क्योंकि हम दोनों ने एग्रीमेंट बनाया था कि हम लोग फ्यूचर में कभी शादी नहीं करेंगे, बट ये पर्सन देखिए शादी कर लिया तो मुझे 10 लाख रुपीस चाहिए। तो कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट बोलेगा बेटा जी ये जो आपने एग्रीमेंट बनाया है कि आप लोग फ्यूचर में कभी शादी नहीं करोगे, दैट एग्रीमेंट इज टोटली वॉइड एग्रीमेंट। तो कोर्ट ने क्या बोला? 10 लाख तो भूल जाइए, सबसे पहला जो ये आपने एग्रीमेंट ही किया है दैट इज ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। डन। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज टोटली वॉइड। डन। तो ये एग्जाम्पल को अच्छे से समझ जाइएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग इसमें सिंपली पॉइंट्स को लिखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल को बना लीजिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोग को समझाया है ये चीज। डन। उसके बाद एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में कुछ ना कुछ लिखना है, तो इसमें आप एक्सप्लेनेशन में आप लोग कुछ कुछ पॉइंट्स को लिख सकते हैं। जस्ट अ मिनट। एक्सप्लेनेशन में आप लोग लिखिए सबसे पहला पॉइंट, एग्रीमेंट। ये कैसा एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट विच रिस्ट्रेंट अ पर्सन, एग्रीमेंट विच रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम मैरिंग। मतलब ये कैसा एग्रीमेंट है? ऐसा एग्रीमेंट जो कि रोकता है किसी को शादी करने के लिए। डन। क्योंकि भाई शादी करना ये आप लोग का पर्टिकुलर राइट है जिसे कि कोई वॉलेट नहीं कर सकता है। सो ये कैसा एग्रीमेंट है? किसी पर्सन को रोक रहा है शादी करने के लिए। डन। समझ में आ गया? तो रेस्ट्रेंट पे टिक मार्क कर सकते हैं फ्रॉम मैरिंग, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? सच रिस्ट्रेंट इज टोटली वॉइड। मतलब किसी भी बंदे को हम लोग शादी के लिए नहीं रोक सकते। रोकेंगे तो वो एग्रीमेंट ही क्या हो जाएगा? हम लोग का वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। डन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का रेस्ट्रेंट इन केस ऑफ माइनर इज वैलिड। दैट इज वेरी एसेंशियल पॉइंट बच्चों। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर माइनर पर्सन के शादी के लिए हमने कोई एग्रीमेंट बनाया है, रोका है, तो वो एग्रीमेंट हम लोग का वैलिड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम भी जानते हैं कि जो बाल विवाह होता है, चाइल्ड मैरिज होता है, वो टोटली रेस्ट्रेंट है हमारे इंडिया में। सो दैट्स व्हाई रेस्ट्रेंट इन द केस ऑफ माइनर इज वैलिड। अदरवाइज जो पर्सन, लड़की अबव 18 है, लड़का अबव 21 है, वो अगर एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम लोग फ्यूचर में कभी शादी नहीं करेंगे, वो एग्रीमेंट अगर टूट जाता है तो इस केस में बेटा हम लोग का एग्रीमेंट ही क्या हो जाएगा? टोटली वॉइड हो जाएगा। डन। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, घबराइए मत आप लोग। ठीक है। अब देखिए बेटा ये आपका तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेंट हम लोग लिखेंगे। देखिए इसको हम नेक्स्ट में कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेंट। टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेंट मतलब वही टॉपिक चल रहा है अभी, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट हम लोग के बेसिकली दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला रेस्ट्रेंट हम लोग का बेसिकली दो टाइप का होता है। सबसे पहला है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट और दूसरा है हम लोग का पार्शियल रिस्ट्रेंट। ध्यान से सुनिए, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट एंड पार्शियल रिस्ट्रेंट। एब्सोल्यूट में बोला गया है कि आपको शादी करना ही नहीं है, किसी से भी नहीं करना है। यू आर एब्सोल्यूटली रिस्ट्रेंट, 100% रिस्ट्रेंट। सो इन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट
द एग्रीमेंट विल बी टोटली वॉइड। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। दैट इज एब्सोल्यूट। इट प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम मैरिंग ऑल टुगेदर। इट प्रिवेंट अ पर्सन, it prevent a person from marrying altogether, marrying altogether, got it। मतलब किसी से शादी नहीं करना है, तो इसमें हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का वॉइड हो जाएगा। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ऐसा ही डायग्राम बना के आप लोग लिखिएगा ताकि आप लोग को अच्छे इसमें मार्क्स मिले, ठीक है। डन, होप सो आप लोग का ये हो गया होगा एब्सोल्यूट। उसके बाद हम लोग पार्शियल लिखते हैं कि पार्शियल का मतलब क्या होता है। पार्शियल का मतलब सिंपली बेटा, जैसे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में, जैसे सबसे पहले वॉइड, पार्शियल में भी हम लोग का एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो पार्शियल में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से शादी नहीं करनी है, इसका एग्रीमेंट बना दिया। आपको इस लड़की या लड़के से शादी नहीं करनी है, इसका एग्रीमेंट बना दिया। दैट इज कॉल्ड पार्शियल रेस्ट्रेंट। एब्सोल्यूट में क्या हो रहा था, टोटली रेस्ट्रेंट, भाई आपको शादी करना ही नहीं है। और पार्शियल में आपको कुछ कम्युनिटी से, कुछ लोगों से शादी नहीं करना, उसके बाद अदरवाइज आप शादी कर सकते हैं। तो ये भी भाई क्यों रोकना टोकना। इवन सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है कि भाई अगर लड़का लड़की मैच्योर है, शादी का एज हो गया है, तो वो किसी भी पर्सन से शादी कर सकता है। इवन हम लोग सेम गोत्र में भी शादी कर सकते हैं। दैट इज रिटन इन योर हिंदू लॉ। सो इन पार्शियल रिस्ट्रेंट द एग्रीमेंट विल बी वॉइड। ओके, गॉट इट। तो पार्शियल रिस्ट्रेंट में आप लोग लिख सकते हैं, पार्शियल रिस्ट्रेंट में, दैट it prevent a person from marrying, it prevent a person from marrying a particular person a particular person then class और कम्युनिटी। ठीक है, जैसे एक फादर ने अपने बेटे के साथ एग्रीमेंट बनाया कि बेटा तुझे सिर्फ पर्टिकुलर ब्राह्मण में ही शादी कर सकता है, बाकी सारे कास्ट में शादी नहीं कर सकता है। तो ये क्या है, पार्शियल रिस्ट्रेंट है। मतलब फादर ने बोला शादी तो कर सकते हो, लेकिन आप कुछ इन लोगों से शादी नहीं कर सकते। तो ये भी एग्रीमेंट हम लोग का क्या है बच्चों, दैट इज ऑल्सो वॉइड। तो इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, दैट इज वॉइड वन। गॉट इट, समझ में आ गया आप लोग को। तो ये हम लोग का एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के टाइप्स थे, इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। दैट इज द टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेंट। गॉट इट। उसके बाद अगर मैं बेटा इंग्लिश लॉ का कंपैरिजन करूं कि इंग्लिश लॉ में हम लोग के क्या है, इंग्लिश लॉ, तो देखिए इंग्लिश लॉ में हम लोग पार्शियल रिस्ट्रेंट की भी बात करेंगे और एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट की भी बात करेंगे। सो इन पार्शियल रिस्ट्रेंट हम लोग का जो एग्रीमेंट है इन इंग्लिश लॉ, हम इंग्लिश लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश लॉ भाई हम लोग का जो मर्केंटाइल लॉ है वो इंग्लिश लॉ का ही सोर्स है, उसका ही पार्ट है। सो दैट्स व्हाई इन पार्शियल रिस्ट्रेंट हम लोग का एग्रीमेंट वैलिड होगा, बट इन एब्सोल्यूट ये हम लोग का वॉइड होगा। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये हम लोग के इंग्लिश लॉ का ये आपका टॉपिक है। डन। अच्छे से नोट डाउन कर लिए।
ओके तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 26 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का है सेक्शन 27 दैट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। सेक्शन 27 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। सबसे पहले बताइए जो ट्रेड वर्ड है क्या आप लोगों ने कहीं और बुक में पढ़ा है इस ट्रेड का मतलब? सेक्शन 27 दैट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। हाँ जी बेटा बताइए। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मतलब ऐसा एग्रीमेंट बनाना जिसमें हम किसी पर्सन को रोक रहे हैं काम करने से, तो वो एग्रीमेंट हम लोग का क्या कहलाएगा? बट ऑब्वियस वी आर स्टडिंग द टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट, सो दैट्स वाई वो एग्रीमेंट हमारा क्या कहलाएगा? वॉइड कहलाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं, जो हम लोग का ट्रेड वर्ड है दैट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। कोई बता सकता है कहां पे है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जी, दैट इज right to do any business, right to do any business, commerce, etc. मतलब अब आर्टिकल 19 क्या है? अभी तक तो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शंस पढ़ा रही थी, अब आर्टिकल्स अचानक से क्या हो गया? तो सबसे पहले डिफरेंस समझ लीजिए कि आर्टिकल और आपके सेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है बच्चों वो 1950 का है, जब हम लोग का 26 जनवरी को फोर्स में आया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1600 में जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में राज कर रहे थे तो उन्होंने इंडिया पार्लियामेंट में ही हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका नाम रखा गया है। बट इसके जितने भी क्लॉजेस बने हैं, लॉज बने हैं, सब देख के बने हैं। तो इसी तरह जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का बन रहा था तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स ने बनाया, और हम लोग का आर्टिकल 19 है जिसको कि हम लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, अगर आपने आंसर राइटिंग में इसको लिख लिया तब तो 4 चांद लगना हो गया। फंडामेंटल राइट जो कि आपका आर्टिकल 12 से 35 तक है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट वो राइट होता है जब कोई भी बेबी पैदा होता है तो उसके पैदा होते ही उसमें जो इम्प्लिसिट हो जाता है राइट, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट, जिसे हिंदी में हम लोग मूल अधिकार बोलते हैं। तो ये राइट और सब राइट से क्यों अलग है? क्योंकि फंडामेंटल राइट अगर बच्चों आपका वॉयलेट होता है देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। सो दैट्स व्हाई दिस राइट इज फेमस। क्योंकि और सब जो राइट्स होते हैं आपके जितने भी लीगल राइट्स होते हैं, तो लीगल राइट्स का अगर वॉयलेशन होता है बच्चों तो बट ऑब्वियस आपको क्या है, पहले लोअर कोर्ट में जाना है, फिर आपके अपर कोर्ट में, उसके बाद आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे लीगल राइट में। बट फंडामेंटल राइट क्या है? आर्टिकल 32 ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 ऑफ योर दिस वन इन हाई कोर्ट। इसके अंतर्गत हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 में, और 226 में आपके रिट्स पावर ऑफ रिट्स है जिसमें आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब 19G हम लोग का राइट टू बिजनेस का अधिकार करता है तो क्या कभी ये एग्रीमेंट आप लोग का बन सकता है? द आंसर इज नो। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट बना जो कि आपको ट्रेड करने के लिए रोक रहा है, बिजनेस करने के लिए रोक रहा है, तो बट ऑब्वियस वो एग्रीमेंट हम लोग का वॉइड कहलाएगा। ठीक है, सो होप सो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो जब भी आप इस आर्टिकल को लिखेंगे सबसे पहले आप लोग बेटा इस चीज को समझाएंगे, आर्टिकल 19(1) क्लॉज G। डन। उसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, तो कोई भी एग्रीमेंट अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा।
any agreement which restrain the trade between the two parties, then that agreement will be totally void. ठीक है, और इसको भी बच्चों आप लोग जो मैं टाइप्स बोलूंगी, टाइप्स ऑफ अगर मैं रिस्ट्रेंट बोलूंगी, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेंट, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करिएगा. सेम वही वाला है जो मैंने आपको उससे पहले कराया था, पार्शियल रिस्ट्रेंट एंड absolute restraint. You can write this one, partial restraint and absolute restraint. इसमें बेसिकली क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब तुम कोई बिजनेस कर ही नहीं सकते हो, दैट इज एब्सोल्यूट. और पार्शियल मतलब ये कर सकते हो बट ये बिजनेस नहीं कर सकते. ये क्या हुआ भाई, दोनों चीज में हम लोग का क्या होगा, एग्रीमेंट हम लोग का वॉइड हो जाएगा. जब ये फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल राइट में भाई कोई भी वॉयलेट करेगा, वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट. डन. तो ये आपको समझ में आ गया, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. गॉट इट? होप सो समझ में आ गया होगा. ठीक है, एब्सोल्यूट में आप लोग लिख सकते हैं प्रिवेंट फ्रॉम कैरिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस. एब्सोल्यूट में क्या लिखेंगे, प्रिवेंट फ्रॉम कैरिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस. और पार्शियल में क्या लिखेंगे, प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम कैरिंग अ बिजनेस विद इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी और पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस और पर्टिकुलर टाइम. दैट्स इट. ठीक है, तो ये आपका बेटा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हो गया, दैट इज सेक्शन 27. ठीक है, ये सब हम लोग टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट को पढ़ रहे हैं. डन. देन 5, 6, 7, देन 8. अब 8 पॉइंट क्या है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. होप सो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा. अब लीगल प्रोसीडिंग का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे. मान लीजिए मेरे और पूजा में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, मैंने अगर पूजा को 10 लाख दिया है तो पूजा ने मुझसे बोला कि मैम विद इन 1 ईयर मैं आपका पैसा लौटा दूंगी, लेकिन प्लीज अगर मैं ना लौटा पाई तो आप मुझे प्लीज केस मत करिएगा. इसका हम लोग का एग्रीमेंट बन गया. भाई मैं भी उस समय कुछ हो गया होगा, इन्फ्लुएंस हो गई होंगी मैं ए बी के साथ. ए ने क्या किया है, 10 लाख दिया है बी को, ठीक है, एज अ लोन के रूप में. और बी ने क्या बोला कि 1 साल तक कोई केस मत करिएगा मेरे ऊपर, और केस मत करिएगा मतलब बी ने सिर्फ इतना बोला. ठीक है, अब ये जो एग्रीमेंट हो रहा है केस ना करने का, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या कोई आपको रोक देगा कि आप इस पे केस नहीं फाइल कर सकते? तो बच्चों अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट बना जो कि किसी पर्सन को रोकता है केस फाइल करने से, तो वो एग्रीमेंट हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटली वॉइड हो जाएगा. तो इस केस में जैसे मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड कर देती हूं, ए ने बी को 10 लाख रुपए लोन दिया. उसके बाद बी ने बोला कि 2 साल बाद मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दूंगा, 10 लाख रुपीज 2 ईयर आफ्टर, मतलब 2 साल बाद मैं तुम्हारा 10 लाख दे दूंगा. अगर नहीं दे पाया तो केस मत फाइल करना. तो भाई ये एग्रीमेंट बन गया. ठीक है, तो ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा हम लोग का, टोटली वॉइड हो जाएगा. क्योंकि भाई ए के पास राइट है केस फाइल करने का, क्योंकि भाई पैसा लिया है बी 10 लाख रुपए, तो बट ऑब्वियस ए हैव अ राइट टू फाइल द केस, और इस चीज के लिए कोई हमें रोक नहीं सकता है. सो दैट इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. ऐसा एग्रीमेंट अगर बनेगा जो कि हमें लीगल प्रोसीडिंग को रोक रहा है, तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, हम लोग का वॉइड कहलाएगा. गॉट इट? होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. इसमें हम थोड़ा बहुत लिखेंगे लीगल प्रोसीडिंग में. एन एग्रीमेंट
an agreement which restrict absolutely the parties from enforcing their legal right. That is the first point. Agreement which restrained absolutely the party. क्या given है? Absolutely the parties from enforcing the legal rights. हम लोग के legal rights क्या क्या हो सकते हैं? जितने भी हम लोग के भाई राइट्स प्रोवाइड हैं किसी भी लॉ में, तो वो सारे के सारे राइट्स हम लोग के क्या होंगे? लीगल राइट्स कहलाएंगे. ठीक है. सेकंड क्या है? देन if any right cut short the period of limitation, period of limitation prescribed by limitation law. तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम लिमिटेशन लॉ के बारे में पढ़ते हैं कि लिमिटेशन क्या होता है और इस पॉइंट का क्या मतलब होता है. किसी भी बच्चे को लिमिटेशन लॉ मालूम है कि ये कौन सा एक्ट है, ये क्या कहता है? एनीवन? लिमिटेशन लॉ. तो देखो बच्चों, लिमिटेशन पीरियड क्या होता है? एक ऐसा एक्ट होता है जो कि, मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रही हूं, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. डन. बी ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया. ठीक है. जब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया तो ए के पास 3 साल का टाइम पीरियड होता है केस फाइल करने का. सो ये 3 ईयर क्या कहलाता है? लिमिटेशन पीरियड कहलाता है. सो लिमिटेशन पीरियड का मतलब इन टाइम पीरियड में हम केस फाइल कर सकते हैं. अगर ए पर्सन ने 3 साल के बाद केस फाइल किया तो कोर्ट क्या बोलेगा कि आप अभी तक सो रहे थे क्या? That will be the question which will arise in the court. So ये जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड, जो कि हम केस फाइल कर सकते हैं, that is called limitation period. तो आप लोग के कॉन्ट्रैक्ट में जनरली 3 साल का लिमिटेशन होता है. जब से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तब से लेकर 3 साल तक आप केस को फाइल कर सकते हैं. क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर इंसान सोता रहेगा अपने राइट के लिए, मान लो इसको अपना राइट नहीं मालूम है, 3 साल से सो रहा है, चौथे साल में इसने केस फाइल किया, तब तो सारे एविडेंस जितना भी चीज होगा सब मिट जाएगा. राइट. सो इसीलिए इस चीज में क्या है आप लोग का, ए ने जब 3 साल में केस फाइल नहीं किया तो बट ऑब्वियस अब केस फाइल नहीं होगा. समझ में आ गया? सो दैट इज द लिमिटेशन पीरियड. ठीक है. तो अब मैंने पॉइंट क्या लिखवाया है? कट शॉर्ट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब बाय लिमिटेशन लॉ. मतलब किसी पर्सन ने एग्रीमेंट में बोला लिमिटेशन पीरियड का टाइम ही कम कर दिया है, तो क्या वो एग्रीमेंट हम लोग का एग्जीक्यूट होगा? कोर्ट क्या बोलेगा? दैट एग्रीमेंट विल बी वॉइड. मतलब अपने मन से एग्रीमेंट में आप लोगों ने क्लॉज बना लिया कि लिमिटेशन पीरियड 2 साल का ही मैं रखूंगा, 2 साल के बाद राइट अपने आप एग्जिस्ट हो जाएगा. तो ये चीज नहीं पॉसिबल है. एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं इसका. सपोज ए पर्सन है, बी पर्सन है. ठीक है. ए पर्सन ने क्या किया? मान लीजिए 10 लाख लोन दिया. ठीक है. बी पर्सन ने बोला कि 2 साल के अंदर अगर लोन नहीं चुका पाया मैं, बी ने क्या बोला? 2 साल के अंदर अगर मैं लोन नहीं चुका पाया तो ए का राइट क्या होगा? ए का राइट वो मतलब लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकता. ऐसा एग्रीमेंट बनाया.
भाई क्यों नहीं कर सकता लीगल प्रोसीडिंग? आपने किस बेस पे एग्रीमेंट बनाया है? ये एग्रीमेंट ही क्या कहलाएगा? आपका टोटली वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट आप लोग नहीं बना सकते जो कि आपके लीगल राइट को एक तरह से इन्फोर्स करने से रोकता है। डन? ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? ये 2 पॉइंट है, उसके बाद नेक्स्ट वन, ये सारा आपका एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग का है। डिस्चार्ज द पार्टी फ्रॉम हिज लायबिलिटी। डिस्चार्ज द पार्टी फ्रॉम डिस्चार्ज द पार्टी फ्रॉम लायबिलिटी। और नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? extinguish the right of the party। extinguish the right of the party। मतलब इन दोनों केस में भी हम लोग का जो मतलब ये जो डिस्चार्ज द पार्टी फ्रॉम लायबिलिटी, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बना सकते जिसमें कि भाई जो पार्टी का लायबिलिटी होता है वो ही हम एंड कर दे, वो ही हम लोग क्या करें? डिस्चार्ज करते। अगर ऐसा एग्रीमेंट बनेगा जिसमें हम पार्टी का लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? वॉइड कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है? एक्सटिंग्विश द राइट ऑफ द पार्टी। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? एक तरह से पूरा खत्म कर देना। तो भाई ऐसा एग्रीमेंट बना ही नहीं सकते जिसमें कि राइट आप लोग का एक्सटिंग्विश हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, सो दैट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ आप लोग का ये लीगल प्रोसीडिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये आपका बहुत इजी है क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट आप लोग का बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज वेजरिंग एग्रीमेंट, जिसको कि आज ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वेजरिंग एग्रीमेंट दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग का है सेक्शन 28, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोग का है सेक्शन 29। सेक्शन 29, सेक्शन 29 है आप लोग का अनसर्टेन एग्रीमेंट। सेक्शन 29 क्या है? अनसर्टेन एग्रीमेंट। ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है बेटा। अनसर्टेन का मतलब क्या है? वही ऑयल वाला एग्जाम्पल आप सबको मालूम है कि ऑयल वाले एग्जाम्पल में अगर हम किसी दुकान में ऑयल मांगने गए कि हमें 10 लीटर ऑयल देना, तो भाई कौन सा लीटर ऑयल, कौन सा ऑयल, हमने कोई डिस्कस नहीं किया। तो ऐसा एग्रीमेंट जो कि अनसर्टेन है, जिसका मतलब क्लियरिटी हम लोग को नहीं मालूम, वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा आप लोग का? टोटली वॉइड हो जाएगा। सो अनसर्टेन एग्रीमेंट विल बी वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, जिसमें क्लियरिटी हम लोग का नहीं होता है। होप सो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो 29 कंप्लीट हो गया। अब जो हम बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज वेजरिंग एग्रीमेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं पीपीटी में आप लोग के लिए स्लाइड बना के लाई हूं ताकि आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हैं कि वेजरिंग क्या है, क्योंकि टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट में आप लोग का वेजरिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, वेजरिंग कभी आप लोगों ने सुना है? क्या होता है वेजरिंग? एनीवन? वेजरिंग एग्रीमेंट किसे कहते हैं बच्चों? क्योंकि ये जो डेफिनेशन है दैट इज नॉट टोटली डिफाइंड इन योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट ये एग्रीमेंट के बारे में गिवन है आप लोग के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में। तो वेजरिंग एग्रीमेंट को समझने से पहले सिंपली इस स्लाइड में डेफिनेशन का मीनिंग लिखा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो, जैसे वेजरिंग एग्रीमेंट सेक्शन 30 है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। वेजरिंग एग्रीमेंट को समझने से पहले हम एग्रीमेंट को समझेंगे जो कि सेक्शन 2E में है। सिंपल डेफिनेशन है,
ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। प्रॉमिस को लीगल टर्म में क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये एग्रीमेंट कौन सा है? वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं ना। तो वेजरिंग क्या है आपका? टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट है। तो वॉइड एग्रीमेंट किस में गिवन है? सेक्शन 2G में। एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। वॉइड एग्रीमेंट का क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? टाइप्स पढ़ रहे हैं। और टाइप्स में आपका जो वेजरिंग एग्रीमेंट है किस में गिवन है? सेक्शन 30 में। और टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट के क्या क्या सेक्शन है? 11, 20, 23 से 30 एंड 56। दैट्स इट। ये आप लोग का कंप्लीट वॉइड एग्रीमेंट है। तो अगर आप लोग ऐसा चार्ट बनाओगे कॉपी में, आप लोग का जो भी मेंस का कॉपी होगा, तो क्यों नहीं आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे बेटा? ठीक है, तो ऐसे ही, क्योंकि ये जो आप लोग को यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो आप लोग को नोट्स लिखवाए जा रहे हैं, ये थोड़ा सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग को समझाया जा रहा है। ठीक है, इस क्लास में जैसे अभी आप लोग का जैसे लाइव सेशन नहीं चल पा रहा है, बट जब भी ये क्लास शो होगा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। जो भी डाउट हो हम लोग नेक्स्ट क्लास के लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज जैसे मे बी लाइव नहीं हो पा रहा, आप लोग के क्वेश्चंस नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है, बट स्टिल जब भी आप लोग लाइव आइएगा, क्लास को देखिएगा, समझिएगा, जो डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग डाउट्स के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, तो आपको ये समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, मीनिंग क्या है भाई? वेजरिंग किसे कहते हैं? इसका वन वर्ड में अगर मैं कहूं तो वेजरिंग का मतलब होता है सट्टेबाजी। दैट इज कॉल्ड वेजरिंग। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ये तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोला, वेजरिंग का मतलब होता है सट्टेबाजी। अब देखिए हम लोग के कॉन्ट्रैक्ट में क्या डेफिनेशन है वेजरिंग का। वेजरिंग एग्रीमेंट और वेजर, क्या बोला मैंने? Wagering agreement or wager may be defined as an agreement in which one person agree to pay certain amount to other person on happening or non-happening of a specified uncertain event. तो इसमें आप लोग को क्या चीज बहुत ही अच्छे से समझनी है, इसको मैं टिक मार्क कर देती हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है आप लोग का, वन पर्सन एग्री टू पे सर्टेन अमाउंट टू अदर पर्सन ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। जितना भी आपका अंडरलाइन है, ऑल दीज वर्ड्स आर द क्रक्स ऑफ दिस डेफिनेशन। एक पर्सन है, दो पर्सन है, वेजरिंग में भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को पे करेगा। किस लिए पे करेगा? कि अगर कुछ चीज हुआ, हैपनिंग का मतलब हुआ, या कुछ चीज नहीं हुआ, ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, और होना ना होना क्या चीज है? अनसर्टेन इवेंट है, मतलब हमें भी नहीं मालूम कि वो होगा कि नहीं होगा। अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अब चलते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, एग्जाम्पल को आपको देख के इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या है आप लोग का वेजरिंग। अब देखो ये रहा एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल समझ जाइए, वेजरिंग अपने आप कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसमें क्या है बेटा? दो पार्टी है। ठीक है, ए एंड बी एंटर इनटू द एग्रीमेंट दैट इफ इट रेन ऑन मंडे, अगर मंडे को रेन हुआ, ए विल पे ₹100 टू बी। मतलब अगर रेन हुआ मंडे को तो ए पर्सन बी पर्सन को कितना रुपए देगा? 100 रुपए देगा। ध्यान से देखना। एंड इफ इट डज नॉट रेन, अगर रेन नहीं हुआ तो बी विल पे, मैंने लिखा है बी विल पे ₹100 टू ए। देख लो, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। बी पे करेगा ए को 100 रुपीज, मतलब एक तरह से सट्टेबाजी है भाई। बारिश होना ना होना एक आम इंसान थोड़ी ना समझ सकता कि भाई कल बारिश होगी कि नहीं होगी, बट इसके ऊपर हम लोगों ने शर्त लगाया। मैंने अंकुर के साथ बोला कि अंकुर अगर कल बारिश होगी मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। अंकुर ने बोला अगर बारिश नहीं होगी तो मैं आपको दूंगा। ठीक है, बारिश हो गई, भाग गया, पैसा दिया ही नहीं। तो जब
नहीं दिया, मान लो ये एग्रीमेंट अगर मैं कोर्ट के पास लेके जाऊंगी, सर देखिए हमने शर्त लगाया था बट ये पर्सन भाग गया, तो कोर्ट क्या बोलेगा कि मैम द एग्रीमेंट जो आप लेके आई हैं दैट एग्रीमेंट विल बी वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि ये चीज हम लोग के इंडिया में इलीगल है। जैसे बेस्ट एग्जांपल बच्चों आप लोग का जो सट्टेबाजी होता है, दैट इज वेरी वेरी बेस्ट एग्जांपल। जो सट्टेबाजी आप लोग का होता है ये चीज क्या है, दैट इज टोटली इलीगल। तो आप इसको वेजरिंग एग्रीमेंट में डाल सकते हैं सट्टेबाजी को। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, क्योंकि रेन का होना ना होना दैट इज हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ रेन अनसर्टेन इवेंट है। हमें दोनों पर्सन को नहीं मालूम कि बारिश होगा, बट दोनों को मतलब किससे है, पैसे से मतलब है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, इसको ध्यान से देखेंगे, इसका असेंशियल पॉइंट, चाहे तो आप इसको एक्सप्लेनेशन भी बोल सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है, वेजर एग्रीमेंट और वेजर हैज नॉट बीन डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब सबसे पहला डेफिनेशन है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं गिवन है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। नेक्स्ट, A wagering agreement is void, बिकॉज हम टाइप्स पढ़ रहे हैं तो टाइप्स में वेजरिंग है तो ये void agreement है। It is a game of chance in which winning or losing is wholly dependent on specified uncertain. Yes, अब इसमें बेटा अगर बारिश हो गया तो एक पार्टी जीतेगा, बारिश नहीं हुआ तो दूसरा पार्टी जीतेगा, तो ये गेम ऑफ चांस है। ठीक है, और बारिश का होना भाई मेरे हाथ पे डिपेंड नहीं है, ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है बारिश, ये दोनों को नहीं मालूम भगवान ने किया बारिश होगा या नहीं होगा। सो इट इज अ गेम ऑफ चांस। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट द अमाउंट दे विल विन और लॉस। दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट। एक्चुअल में वेजरिंग एग्रीमेंट में बस मनी से मतलब है, जो जीता मनी मिलेगा, जो हारा लूज करेगा। ठीक है, और कौन सा इवेंट, हमेशा अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए जो कि ह्यूमन कंट्रोल से बहुत दूर है। समझ में आगे जा रहा है सारा एक्सप्लेनेशन आप लोग को। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 30 देखिए बेटा, आपके बेयर एक्ट में सेक्शन 30 गिवन है जो कि वेजर एग्रीमेंट के बारे में बताता है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो कि आपके बेयर एक्ट में गिवन है सेक्शन 30, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वॉइड, दैट इज द हेडिंग ऑफ सेक्शन 30। अब क्या बोलता है, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड है। नो सूट सेल बी ब्रॉट, कोई भी केस फाइल नहीं होगा। फॉर रिकवरिंग एनीथिंग एलिज टू बी वन ऑन एनी वेजर, मतलब कुछ भी भले ही जीता है और एग्रीमेंट अगर कोर्ट में चला गया तो ये सबसे पहले एग्रीमेंट ही वॉइड होगा और आपको कुछ भी चीज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, और इंटरेस्टेड टू एनी पर्सन, इंटरेस्टेड का मतलब सौंपना, इंटरेस्टेड टू एनी पर्सन टू अबाइड द रिजल्ट ऑफ एनी गेम और अदर अनसर्टेन इवेंट ऑन विच वेजर इज मेड। मतलब बेसिक सा एग्जांपल बारिश वाला अपने माइंड में रखना और ये आपका डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन, अभी मैं आपको एक्सेप्शन पढ़ाऊंगी तब बेयर एक्ट का नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद बेटा असेंशियल एलिमेंट्स है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे कि क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं इसमें। सबसे पहला पॉइंट, एग्रीमेंट डिपेंडेंट अपॉन द अनसर्टेन इवेंट, इसमें कुछ हमें सोचना ही नहीं है। सबसे पहला क्या है, अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, बट ऑब्वियस रेन का होना ये आपका अनसर्टेन है। मैंने कहा पूजा से कि पूजा हम एग्रीमेंट बनाते हैं, अगर शिप आया तो तुम्हारा ये 1 लाख रुपए, शिप नहीं आया तो तुम मुझे 1 लाख दोगी। तो भाई शिप का आना ना आना ये हम लोगों पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, सो दैट इज अनसर्टेन इवेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है, गेन और लॉस का गेम है, एक पार्टी जीतेगा एक पार्टी हारेगा। देन पार्टीज मस्ट नॉट हैव एनी अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट, पार्टी को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता इवेंट पे, उनको सिर्फ विन और लॉस पे इंटरेस्ट रहता है। नेक्स्ट, पार्टीज मस्ट नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द इवेंट, क्या पार्टीज का इवेंट पे कंट्रोल रहता है? द आंसर इज नो। जो मैंने आप लोग को रेन का एग्जाम्पल दिया है, तो क्या रेन के एग्जाम्पल में आप लोग का कंट्रोल था? नहीं था। तो ठीक है, तो ये चीज आप लोग का पार्टीज मस्ट नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द इवेंट।
और लास्ट क्या है, प्रॉमिस मस्ट बी टू पे द मनी और मनी वर्थ, मतलब बेसिक मोटिव क्या है हम लोग का, मनी से लेना देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आप लोग का असेंशियल पॉइंट था। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, सबसे मैंने आपको बोला ना सट्टेबाजी वाला, तो भाई सट्टेबाजी आप लोग का क्रिकेट इज द बेस्ट एग्जांपल। इसको भी चाहें तो याद कर सकते हैं अगर वेजरिंग का डेफिनेशन आपको नोट डाउन करना है। आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया जा रहा है, इसको अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट्स हो आप लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा पूछ सकते हैं। तो एग्जाम्पल को देखिए, अ क्रिकेट मैच इज गोइंग टू बी हेल्ड बिटवीन India and Pakistan. Done. A agree to pay ₹1000 to B if India win the match. मतलब इसमें क्या रखा गया है बेटा शर्त, कि अगर A agree to pay, A ने एग्री किया कि वो B को कितना देगा, 1000 रुपए, अगर इंडिया जीतेगी तो, और B ने एग्री किया टू पे ₹1000 टू A इफ पाकिस्तान विन। मतलब देखो विन और लॉस वाला फिर से आ गया, अगर एक पार्टी जीतेगा तो वो 1000 रुपीज देगा, दूसरा अगर पाकिस्तान जीता तो अपोजिट पार्टी उसको देगा। इन दिस केस ईच पार्टी हैज द चांसेस टू विन और लॉस एंड द गेन ऑफ वन पार्टी विल बी द लॉस ऑफ द अदर। ठीक है, अगर भाई इंडिया जीता तो बट ऑब्वियस ए पर्सन देगा, पाकिस्तान जीता तो बट ऑब्वियस बी पर्सन देगा, बट ये एग्रीमेंट ही हम लोग का क्या है, टोटली वॉइड है। ठीक है, तभी आप लोगों ने देखा होगा आईपीएल जब मैच होता है तो आईपीएल में कितना सट्टेबाजी होता है, लेकिन जितने भी आईपीएल करते हैं खेलते हैं सब के सब पकड़े जाते हैं। ठीक है ओके डन। उसके बाद देखिए एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक्सेप्शन का मतलब जहां हम लोग का वेजरिंग एग्रीमेंट वैलिड होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। तो ये भी पॉइंट आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिसके अंतर्गत आप लोग का जो वेजरिंग एग्रीमेंट है वैलिड होगा, अदरवाइज मैंने क्या पढ़ाया आपको अभी तक कि वो वॉइड होगा। तो सबसे पहला है हॉर्स रेसिंग कंपटीशन। बेटा आज के सिनेरियो में भी अगर हम ऐसे ऐसे स्टेट्स के बारे में देखें, जो स्टेट्स जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जहां आज भी क्या है राजा महाराजा रहते हैं, भले ही उनका गवर्निंग पावर खत्म हो गया है बट आज की डेट में भी वो लोग रहते हैं, तो वहां आज भी हॉर्स रेसिंग कंपटीशन क्या होता है, वैलिड होता है। जैसे कई सारे घोड़े हैं, मैंने वाइट घोड़े पे पैसा लगाया कि अगर वाइट घोड़ा जीतेगा तो 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो ये क्या चीज है, घोड़ा जीत भी सकता है हार भी सकता है, उसके हारने जीतने से भाई मुझे पैसे का 1,00,000 मिलेगा या मेरा 1,00,000 डूबेगा। तो हॉर्स रेसिंग कॉम्पिटिशन इन सम स्टेट दीज आर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। डन। दूसरा क्या है आपका स्किल कंपटीशन। आज के सिनेरियो में देखते हो कितने स्किल कंपटीशन आपके टीवी में दिखाए जाते हैं, रियलिटी शोज दिखाए जाते हैं। तो इन सब का बेसिक पर्पस क्या होता है कि भाई इसमें भी एक पार्टी जीतता है एक पार्टी हारता है। हम जो वोट देते हैं पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को, तो ये चीज क्या होता है कि हम किसी को जिता रहे हैं किसी को हरवा रहे हैं। तो ये भी चीज आप लोग का क्या है, दैट इज ऑल्सो अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा क्या है आप लोग का लॉटरी सिस्टम। लॉटरी सिस्टम क्या होता है, इन लॉटरी सिस्टम जैसे आपका वेस्ट बंगाल एग्जाम्पल है, वहां पर्ची लीजिए, अगर आपका लॉटरी निकल गया तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा। तो ये भी क्या है, एक तरह से सट्टेबाजी है, तो बट ये भी क्या है हम लोग का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, वेजरिंग इज ऑल्सो अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए एग्जाम्पल को। डन।
उसके बाद ये आपका हो गया एक्सेप्शन। देन नाउ आईपीसी। आईपीसी में भी बच्चों एक आप लोग का सेक्शन है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा बिकॉज ये आपका बेटा प्रीलिम्स में आ सकता है। दैट क्वेश्चन कैन कम इन प्रीलिम्स कि कौन सा ऐसा सेक्शंस है जो कि आप लोग का वेजरिंग एग्रीमेंट को डील करता है। दैट इज सेक्शन 294A। क्या कहता है? नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बी डीम टू बी लीगलाइज एनी ट्रांजैक्शन connected with the horse racing to which the provision of section 294 of IPC code apply। मतलब इसका शॉर्ट में क्या है? कीपिंग द लॉटरी सिस्टम। इसको हमने क्या माना है? आईपीसी में वैलिड माना है। ठीक है, तो लॉटरी सिस्टम आपका क्या है? दैट इज वैलिड। ठीक है, तो ये आप लोग का बेटा वेजरिंग एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोगों ने अपना टोटली वॉइड एग्रीमेंट को कंप्लीट कर लिया है। अब जो एक कल का टॉपिक बाकी था उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोग मिस्टेक कर रहे थे तो मिस्टेक को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो वो बच्चा इजीली पूछ सकता है। ठीक है, हम लोगों ने मिस्टेक में जो मैंने कल आप लोग को डायग्राम बनाया था, मिस्टेक में मिस्टेक दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट हम लोग कल कर चुके थे, जिसमें कि आप लोग का बायलेटरल मिस्टेक है, एग्रीमेंट हम लोग का वॉइड हो जाता है। और दूसरा हम लोग का यूनिलेटरल मिस्टेक है, जिसमें कि एग्रीमेंट हम लोग का नॉट वॉइडेबल होता है। और नॉट वॉइडेबल का क्या मतलब है? मैंने आपको समझाया, वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। डन, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हमें फोकस करना है मिस्टेक ऑफ लॉ पे। ठीक है, सो पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। मिस्टेक ऑफ लॉ में आप लोग का 2 पॉइंट इसमें भी है। सबसे पहला है मिस्टेक ऑफ लॉ में इंडियन लॉ, और दूसरा है आप लोग का फॉरेन लॉ। दूसरा है आप लोग का फॉरेन लॉ। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, डायग्राम को बना लीजिए। सबसे पहला आप लोग का इंडियन लॉ और दूसरा है आप लोग का फॉरेन लॉ। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आप लोग का जो मिस्टेक का टॉपिक है, जो हम लोग पहले कर रहे थे फ्री कंसर्ट वाला, जिसमें हमने कोर्जियन पढ़ा, फ्रॉड पढ़ा, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, और लास्ट टॉपिक क्या था आप लोग का? मिस्टेक का था। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें क्या है बेटा? मिस्टेक ऑफ लॉ में सिंपली इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको समझाने से पहले सबसे पहले बताइए, मान लीजिए पूजा ड्राइव कर रही हैं। ठीक है, पूजा ट्रैफिक रूल क्या किया? तोड़ दिया। जैसे पूजा मान लीजिए अमेरिका की हैं, अमेरिका में मान लीजिए ट्रैफिक रूल नहीं चलता है, लोग अपने मन से आते जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बट इंडिया में ट्रैफिक रूल है। ठीक है, अब जैसे ही पूजा इंडिया में आई, इंडिया के लॉज को फॉलो करने पड़ेंगे। पूजा ये नहीं बोल सकती कि मुझे इंडिया का लॉ नहीं मालूम था इसीलिए मेरी कोई गलती नहीं हो, तो इस स्टेटमेंट को नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक आपका कोटेशन है, लीगल मैक्सिम है। इग्नोरेंटिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूसेट। इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। इसका सिंपली मतलब है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। भाई अगर आपने लॉ को इग्नोर किया, लॉ नहीं माना, तो लॉ आपको नहीं छोड़ेगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। डन। तो मिस्टेक ऑफ, पहले हम इंडिया लॉ को समझेंगे कि इंडिया लॉ में क्या है।
तो इंडिया लॉ में सिंपली जो आपका सेक्शन 21 में गिवन है, इसमें भी बेटा जो हम लोग का एग्रीमेंट होता है वो नॉट वॉइडेबल होता है। क्या होता है? नॉट वॉइडेबल। तो नॉट वॉइडेबल का मतलब क्या है? हम लोग का वो वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। क्योंकि जरा सेक्शन 21 को बेयर एक्ट में देखेंगे क्या गिवन है। सेक्शन 21, इसका हम एग्जैक्ट वर्डिंग्स पढ़ेंगे 21 का। इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ क्या गिवन है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। क्या लिखवाया मैंने? नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। दिस वन, इन फोर्स इन इंडिया, बट अ मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया। मतलब अब ये फॉरेन लॉ की बात कर रहा है, जो सेकेंड पार्ट है इसका इन्वर्टेड कॉमा के बाद, कि अगर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ होता है, मतलब नॉट इन फोर्स इन इंडिया का मतलब क्या है? फॉरेन लॉ हैज सेम इफेक्ट एज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मतलब ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ किया तो वैसा माना जाएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या चीज है? बायलैटरल एंड यूनिलैटरल। तो इसको आप लोग को समझाने की जरूरत नहीं है, जो हमने मिस्टेक ऑफ फैक्ट में पढ़ा था एज इट इज आप लोग का ये फॉरेन लॉ भी वही कहता है। ठीक है। इंडियन लॉ में क्या है? अगर दो पार्टी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ लॉ मिस्टेक हो गया है, तो लॉ को हम उस लॉ के मिस्टेक होने से कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या करेंगे? वॉइड नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का क्या हो जाएगा? वो नॉट वॉइडेबल हो जाएगा। तो उसको या तो हम लोग वैलिड भी करा सकते हैं या तो वॉइड भी करा सकते हैं। दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने क्या पढ़ा फ्री कंसेंट में? एक बार मैं आपको दोबारा रिवीजन करा देती हूं। फ्री कंसेंट जो कि आप लोग का सेक्शन 10 का एसेंशियल पॉइंट है। सबसे पहले हम लोगों ने कोर्जियन पढ़ा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोर्जियन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का वॉइडेबल होता है। कोर्जियन का मतलब किसी को डराना धमकाना। सेकेंड पॉइंट है आप लोग का अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर इसमें एक पार्टी सुपीरियर होता है, एक पार्टी इंफीरियर होता है, तो अगर सुपीरियर पार्टी इंफीरियर पार्टी को इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस करके उसके साथ सारा प्रॉपर्टी ये सब ले लेता है, तो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट फ्रॉड है। फ्रॉड मतलब किसी को हम लोगों ने डिसीव किया है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। ठीक है। चौथा क्या है हम लोग का? मिसरिप्रेजेंटेशन। मतलब मैंने ऑनेस्टली बिलीव किया कि मैं जो बता रही हूं वो सही है, बट एक्चुअल में वो गलत निकला, सो दैट इज कॉल्ड हम लोग का मिसरिप्रेजेंटेशन। और जो लास्ट था हम लोग का मिस्टेक। मिस्टेक बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ आपका इंडियन लॉ में डिवाइड है, फॉरेन लॉ में। इंडियन लॉ वो होता है जो कि सिर्फ इंडिया में अप्लाई होता है, फॉरेन लॉ जो कि बाहर अप्लाई होता है। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने इंडियन लॉ को हम लोगों ने मिस्टेक किया है, तो इस कंडीशन में हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? नॉट वॉइडेबल हो जाएगा। नॉट वॉइडेबल का मतलब क्या है? वॉइड भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है। और फॉरेन लॉ में क्या ट्रीट किया जाएगा? हमारे एक्ट में क्या किया गया है? दैट इज इक्वल टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या था? बायलैटरल एंड यूनिलैटरल। बायलैटरल जो कि वॉइड हो जाएगा, यूनिलैटरल नॉट वॉइडेबल। वैलिड भी होगा, जनरली वैलिड होगा, बट वॉइड किन कंडीशन में होगा? जो मैंने कल आप लोग को दो कंडीशन लिखवाई थी कि अगर पार्टीज आइडेंटिटी गलत हो गया या एग्रीमेंट का नेचर हम लोग समझ नहीं पाए, तो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। दैट्स इट। और इस लीगल मैक्सिम को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इग्नोरेंटिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूसेट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। दैट इज इंपॉर्टेंट वन। ओके, अब जरा मैं दो तीन क्वेश्चंस आप लोगों से पूछती हूं, आप लोग होप सो इसको बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आप लोगों में आते हैं। जैसे नॉट वॉइडेबल में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ना, देखिए मैं इसमें क्वेश्चन लिखवा रही हूं, इसका आप लोग सही आंसर दीजिएगा।
सबसे पहला a contract made by mistake about Indian law. मिस्टेक अबाउट इंडियन लॉ। तो बताइए इस कंडीशन में क्या होगा हम लोग का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैं इसके अगर 4 ऑप्शन दूंगी, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल या इलीगल। ध्यान से इसको समझ के करिएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय मिस्टेक अबाउट इंडियन लॉ। इंडियन लॉ में क्या इफेक्ट होता है? नॉट वॉइडेबल। तो जर्नली क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हमारा? अपने आप इसमें आंसर बताइएगा। ठीक है, फिर इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे ताकि मुझे लगे कि हाँ बच्चे ने क्वेश्चन किया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखती हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन, if mistake is done by one party, number 1 valid, number 2 void, number 3 voidable और नंबर 4 है आपका इलीगल। इसको भी सॉल्व करिए। बहुत सिंपल है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। अगर कोई भी एग्रीमेंट हम लोग का एक पार्टी अगर मिस्टेक करता है तो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का क्या होगा? फटाफट इसका आंसर देते जाइए। और मैं जब भी आपका नेक्स्ट क्लास होगा आई विल आस्क दीज क्वेश्चन। नेक्स्ट, a mistake as to law not in force in India, has the same effect as इसके भी 4 ऑप्शंस हैं। बताइएगा कौन सा सही है। नंबर 1 ऑप्शन मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नंबर 2 है आप लोगों का मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, नेक्स्ट हम लोग का है फ्रॉड एंड नेक्स्ट वन इज मिसरिप्रेजेंटेशन। बताइए, इसको फटाफट नोट डाउन करिए। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई भी डाउट हो दे कैन इजिली आस्क। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जरा अच्छे से करिएगा। ओके, नाउ एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। वी हैव डन विथ introduction of law. Second, we have done with introduction of contract.
then 3 we have done with nature and kinds of contract. ये टॉपिक्स देखते रहिएगा. 4th हम लोगों ने किया ऑफर का पूरा चैप्टर. 5th हम लोगों ने किया एक्सेप्टेंस. देन 6th हम लोगों ने किया कंसिडरेशन. देन competent to party, then pre-consent, और अब हमने आज किया void agreement. मतलब जो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट का जो आपका बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो उन दोनों पार्ट में जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये सब उसके टॉपिक हैं. एंड दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जो हम करेंगे मैं ये नहीं बोल सकती कि चलो भाई यही सब चीज इंपॉर्टेंट है, बट यू कैन से दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप लोग को पढ़ना है, रिवीजन करना है. फ्राइडे में हम लोग जितना भी डिस्कशन करेंगे एक बार दोबारा से टेस्ट आपका शुरुआत से होगा, लेकिन मेन फोकस हम लोग का जैसे इन्हीं सब टॉपिक पे रहेगा. बट आप लोग को पूरा रिवीजन करना है, क्योंकि आप लोग का 2 वीक 3 वीक हो गया कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हुए. आपने सारा बेसिक चीज आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है. सो दैट्स वाई आप लोग को फुल रिवीजन करना है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, और आप लोग का टेस्ट में ये चीज गिवन होगा, आप लोग करेंगे. ठीक है, डन. और बेयर एक्ट में भी मैंने आप लोग को जितना भी पढ़ाया है, एटलीस्ट आप लोग चाहे तो सेक्शंस को नोट डाउन कर लीजिए. मैं एक बार दोबारा से रिवीजन यहाँ सेक्शंस को लिखवा दे रही हूं, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं. सेक्शंस सबसे पहला वी हैव डन विथ सेक्शन 2, देन सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8. देन सेक्शन 10 से लेकर हम लोग कर चुके हैं 25 तक. नहीं, सेक्शन 10 से लेकर 30 तक हम लोग कर चुके हैं. ये सारे सेक्शन बेटा कंप्लीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ताकि फ्राइडे को जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे, मैं चाहती हूं कि आप लोग बेयर एक्ट के भी प्रॉब्लम या डाउट्स लेके आए आप लोग. तो इतना आप लोग सेक्शन 30 तक पढ़िएगा, जो कि हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, सेक्शन 2 में आप लोग का जितना भी ए से लेकर जे तक का क्लॉज है वो सारा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है. 2 to 8 एंड 10 to 30, दीज आर इंपॉर्टेंट. सेक्शन 1 भी कंप्लीट कर लेते हैं, ये बहुत ही छोटा सा है, आप लोग देख लीजिए. सेक्शन 1 जैसे आप लोग के कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों ने देखा होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नीचे 9 ऑफ 1872 लिखा है. तो यहाँ 9 का मतलब क्या है कि 1872 में और भी कई सारे एक्ट बने, जिसमें से 9th नंबर पे ये वाला हम लोग का एक्ट बना. सो दैट्स वाई यहाँ पे 9 ऑफ 1872 लिखा है. ठीक है, तो एक बार सेक्शन 1 को भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग. सेक्शन 1 को कंप्लीट करने से बेटा सबसे पहले जो प्रियम्बल लिखा है, एक बार प्रियम्बल को पढ़ लेते हैं. प्रियम्बल क्या होता है? बेसिकली प्रियम्बल इज द क्रक्स पॉइंट, और यू कैन से द सिनॉप्सिस ऑफ एनी बेयर एक्ट. तो क्या गिवन है? whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to the contract. तो ये कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक क्या पर्पस है? to define and amend certain part of the law relating to the contract. मतलब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके लॉज होंगे सब की सब बेयर एक्ट हैंडल करेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शॉर्ट टाइटल. देखो बच्चों, बेयर एक्ट में बेसिकली आपका जो सेक्शन 1 होता है वो हमेशा बताता है कि इस एक्ट का नाम क्या है, इसका ईयर क्या है और ये कब कमेंस हुआ. सो दैट्स व्हाई सेक्शन 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर
दिस वन एग्जाम कभी कभार आप लोग के आ जाता है सेक्शन 1 कि भाई सेक्शन 1 में इस एक्ट को क्या कहेंगे प्रीलिम्स में, तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। दिस एक्ट में बी कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जैसे कभी कभार क्या होता है, जैसे ईयर डेट भी पूछा जाता है कि ये कब फोर्स में आया, तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कब फोर्स में आया, देखिए इट एक्सटेंड टू होल इंडिया, पूरे इंडिया पे लागू होगा, एंड इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। कब ये लागू होगा, कल लागू हुआ 1 सितंबर 1872। तो ये भी आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि ये कब फोर्स में आया, तो 1 सितंबर 1872। एटलीस्ट आप लोग के जितने इंपॉर्टेंट लॉ के बुक हैं, जैसे आपका सीआरपीसी हो गया, आईपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इन सब के कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इन सब का आप लोग डेट भी याद करिए कि एक्ट कब फोर्स में आया, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के प्रीलिम्स में आता है। ठीक है, तो आज की डेट में अभी हम इसका सेविंग भी पढ़ेंगे। आज की डेट में एटलीस्ट इतना बच्चों आप लोग अच्छे से इसको रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सेविंग का मतलब क्या है, सेविंग में इसमें ये जो पैराग्राफ गिवन है मतलब और कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, नथिंग हेयर इन कंटेंट शेल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी स्टेट्यू, मतलब जो स्टेट्यू है मतलब कोई भी लॉज होते हैं उन सब के प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट को कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। कब, जब वो इनकंसिस्टेंट ना हो, मतलब ये जितने भी प्रोविजन बनेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आपके इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए। स्टेट्यू, एक्ट, रेगुलेशन, यूजेस, custom of trade or any incident of contract not inconsistent with the provision of the act। मतलब ये जितना भी मैंने आप लोगों को चीज बोला है, देखिए क्या क्या चीज बोला मैंने। स्टेट्यू, सेकंड एक्ट, रेगुलेशन, यूजेस, ट्रेड, इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इतना सारा चीज दोबारा से पढ़ेंगे, इसको चाहे अलग अलग ऐसे लिखिए ताकि आपको समझने में इजी रहे। Nothing herein contained shall affect the provision of any statute, act, regulation, uses, custom, trade, incident not inconsistent with the provision of this act। मतलब ये कोई भी चीज हम लोग के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रावेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस इज सेविंग, जो कि और कुछ कहना चाहता है। ठीक है, डन। देन सेक्शन 2 बेटा आप लोग का वी हैव डन विथ क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। क्लॉज सी हमने नहीं पढ़ा है, देख लीजिए क्लॉज सी क्या है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड दिस वन प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी। ठीक है, डी हमने कंप्लीट कर लिया है, कंसिडरेशन। ई क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है, डेफिनेशन में एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, मतलब एक प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रोमिसेस, इसको रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बोल सकते हैं, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। मतलब कंसिडरेशन का मतलब समथिंग फॉर समथिंग। डन। रेसिप्रोकल प्रॉमिस देखिए क्या है, promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promise। जैसे यहां से भी promise एक पार्टी से, दूसरे पार्टी से भी promise, that is called reciprocal। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मैथ्स में ये चीज वर्ड पढ़ा था, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, एक पार्टी का भी प्रॉमिस, दूसरे पार्टी का भी प्रॉमिस, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जी क्या है, आपका वॉइड एग्रीमेंट है, पढ़ चुके हैं। एच क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। An agreement enforceable by law is a contract। Then voidable contract है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्या है, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more party not
एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज कॉल्ड वॉइडेबल। ठीक है, वॉइडेबल जो अभी हमने उन्हें फ्री कंसर्न में पूरा पढ़ा था। लास्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल। मतलब ये जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है ये हम इसको लॉ में इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्रीमेंट टर्म्स क्या दिया है, जैसे कई बच्चे होंगे वॉइड एग्रीमेंट, और नेक्स्ट क्या है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका भी मैंने आप लोगों को मतलब समझा दिया था बच्चे। वॉइड एग्रीमेंट जो शुरुआत से ही वॉइड होता है, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इनिशियल स्टेज में ये वैलिड होता है, बाद में चल के वॉइड हो जाता है। जैसे शादी वाला एग्जांपल, मैंने आलू मंगाया था बट आलू जैसे आ रहा था ट्रक पलट गया, तो पहले वैलिड था, बाद में दोनों तरफ से एंड हो गया, तो दैट इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन करके आइएगा, जो भी आप लोग का प्रीवियस क्लास का भी मैंने ये बताया आपका जितना भी। ठीक है, और कोई भी डाउट हो कल सबसे पहले डाउट क्लास लिया जाएगा, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है।